एपिसोड 3 स्टोरी ऑफ मर्डर मिस्ट्री। राज और विजय के थाने में एक दोपहर में दौड़ता हुआ एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र थी लगभग 65 साल का आता है और कहता है कि साहब जल्दी चलिए, किसी ने मेरी वाइफ की चाकू मारकर हत्या कर दी है। राज और विजय तुरंत जीप लेकर क्राइम प्लेस में पहुंचते हैं और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर तहकीकात करके उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वहां मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे रहते हैं और वह लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं। सभी अपने अपने तर्क देने में मशगूल रहते हैं। तभी वह वृद्ध आदमी जिसका नाम बब्बन है, वह कहता है कि यहाँ मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरी पत्नी की हत्या हो गई और इन लोगों को देखो, ये हमारा ही मजाक बना रहे हैं। तभी राज भी कहता है कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इनकी मदद करने और इनको सांत्वना देने के बजाय आप लोग इनकी बुराई और इधर उधर की बातें करने में लगे हैं। हद है आप लोगों के लिए। इतना सुनते ही सभी लोग सिर नीचे करके चुपचाप खड़े रहते हैं और किसी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पाता है। राज ने बब्बन को भरोसा दिलाया कि घबराए मत, हम अपराधी को पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे, चाहे वह कोई भी हो। उसके बाद राज उसकी पत्नी की हत्या की फल लिखता है और आसपास के लोगों के बयान भी दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद राज और विजय आसपास के दुकान से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी दुकान में सीसीटीवी नहीं लगा होता है तो उनसे वर्बल इन्वेस्टिगेशन से काम चलाना पड़ता है। फिर क्राइम प्लेस के आसपास की कुछ तस्वीरें और वीडियोस बनाकर वो लोग वापस थाने पहुंच जाते हैं और फिर इस केस पर काम करना शुरू करते हैं। उधर बब्बन भी अपने खेती के काम में लग जाता है और बीच बीच में राज और विजय उसका और मोहल्ले वालों का बयान लेते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह निकल कर सामने आया कि बब्बन की पत्नी रूबी की हत्या चाकू मारकर की है। फिर कुछ दिनों के बाद ममता नाम की महिला भी थाने आती है और कहती है कि उसकी सास की किसी ने चाकू से मारकर हत्या कर दी है। राज, विजय और राहुल तीनों क्राइम प्लेस पर पहुंचकर मुआयना करते हैं और शव को अपनी कस्टडी में लेकर रिपोर्ट दर्ज करते हैं। इस मर्डर में भी बिल्कुल वैसे ही घटना घटी थी जैसे कि बब्बन की पत्नी रूबी के कत्ल में हुआ था। सब कुछ निपटाने के बाद राहुल और विजय को उस मोहल्ले की निगरानी करने के लिए छोड़कर राज वापस थाने पहुंचता है। अगले दिन ममता की सास बिल्लो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट राज को मिलती है तो वो भी सेम रिपोर्ट निकलती है जैसे कि रूबी की रिपोर्ट थी। राज सोचता है कि ये किसी सीरियल किलर का काम लगता है जिसको 50 साल से ऊपर की महिलाओं से नफरत है और वही अपने संकीपन में इन हत्याओं को अंजाम दे रहा है। अगली सुबह राज जैसे ही उस मोहल्ले जिसका नाम मैनपुर था में आ रहा होता है तो वह देखता है कि एक महिला जिसकी उम्र 50 से ऊपर लग रही थी, उसकी लाश सड़क के किनारे पर पड़ी थी और उस पर भी वैसे ही चाकू से ताबड़तोड़ अटैक किया गया है। उसने देखा कि भीड़ केवल तमाशा देख रही है। उसने पता किया कि ये कौन है। तभी एक शख्स ने बताया कि यह महिला लोगों के यहाँ मेड का काम करती थी और इस मोहल्ले में किराए पर रहती है और इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। बार बार एक ही तरीके से क्राइम को अंजाम देकर कातिल गायब हो जाता है। आखिर कौन हो सकता है कातिल? यह विचार राज के मन में बार बार आ रहा था। तभी राज के सामने एक शख्स खड़ा हो जाता है। उसे देखकर राज कहता है, तुम? वह विजय होता है और मुस्कुराकर कहता है कि सर, लगता है कि आप किसी उधेड़बुन में हैं। राज कहता है कि हाँ। विजय, ये केस तो लगातार पेचीदा होता जा रहा है। तभी विजय कहता है कि मुश्किलों से निपटकर बाहर निकलना हमारा पुराना काम है। जो मुश्किलों से घबराकर खाली बैठे जाए उसकी जिंदगी नाकाम है। आप क्यों ज्यादा सोच में पड़ते हो? आपके साथ तो हम दोनों श्याम और घनश्याम हैं। एक्चुअली में विजय राज को शायरी के थ्रू एक एग्जाम्पल दे रहा था कि उस शायरी में वो अपने को श्याम और राहुल को घनश्याम बोल रहा था। राज कहता है कि अरे वाह विजय, तुमने क्या क्या जोड़कर एक शायरी पेश कर दी। चलो, ये तो हल्की फुल्की बातें हो गई, अब इस सीरियल मर्डर केस पर फोकस करो। कुछ पता चला? सर, हमने सब पर नजर रखी, खासकर बब्बन पर। वह भी अपने घर से ज्यादा बाहर निकलता नहीं है, केवल कभी रोजमर्रा के सामान को लेने और कभी कृषि करने के लिए खेतों में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। गांव वालों से पता किया था हमने तो ज्यादा कुछ पता चल नहीं पाया। वो अकेला ही रहता है अपने 2 कमरे के स्मॉल हाउस में और उसकी कोई संतान भी नहीं है। तभी राहुल दौड़ता हुआ आया कि सर जल्दी चलिए, एक 50 साल से ऊपर की लेडी पर चाकू से हमला हुआ और उसकी मौत हो चुकी है। उसके पति ने मुझे बताया, तब मैं दौड़कर आपको बुलाने आया हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है, इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर पाया। तीनों क्राइम प्लेस की साइड पैदल ही निकल पड़ते हैं और 5 मिनट में उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। सब कुछ चेक करने के बाद डिसअपॉइंटेड फिर वही चीजें सामने आई, लेकिन इस बार उन्हें एक क्लू या कहें कि एक सुराग मिला और उसकी जानकारी देने के लिए एक अहम विटनेस था, मृतका रानी देवी का पति बनवारी।
बनवारी जो कि उस हत्यारे को पकड़ने में सफल नहीं हो पाया था क्योंकि उसने बनवारी के सर पर किसी भारी चीज से हमला कर दिया था जिससे वह जमीन पर गिर गया था और फिर वह बेहोश हो गया था। उसके नीचे गिरते ही वह कातिल वहां से भाग गया था। और फिर उसने बताया कि रात से बनवारी कहता है कि सर वो एक मजबूत इंसान था लेकिन उम्र ज्यादा लग रही थी, लगभग 60 के आसपास, और उसके बाल लंबे थे और उसकी हाइट 6 फीट के आसपास रही होगी और उसने मास्क लगाया हुआ था, इसलिए ज्यादा पता चल नहीं सका और मैं बेहोश भी हो चुका था। राज विजय से कहता है कि मोहल्ले में पता करो कि इस हाइट और एज का कोई बंदा है जो इस मोहल्ले में रहता हो। विजय कहता है कि साहब, इस कद काठी का एक ही इंसान मुझे दिखाई दिया इस मोहल्ले में और वह है बब्बन। राज कहता है कि यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं भी यही सोच रहा था और काफी दिनों से ये ऑब्जर्व कर रहा था कि बब्बन हमें देखकर हमसे बचने की कोशिश कर रहा है। तब विजय कहता है कि सर, मैंने राहुल को उसकी निगरानी करने के लिए तैनात कर रखा है और वह उस पर नजर रखे हुए है। विजय ने कहा कि हमारे आंखों के सामने कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता तो बब्बन क्या चीज है हुजूर। राज कहता है ओ बट उस पर आज रात को खास नजर रखो, कहीं उसके भागने की तैयारी न हो। विजय कहता है यस सर, वी आर इन्वेस्टिंग दीज सीरियल किलिंग केसेस वेरी सीरियसली एंड ऑनेस्टली। राज कहता है कि ठीक है, अब जाओ और बब्बन की हिस्ट्री पता करो जरा मोहल्ले वालों से, तब तक मैं यहाँ थाने में इस पर कोई केस तो नहीं लगा है, पुराना चेक कर लेता हूँ। विजय ने कहा ठीक है सर, मैं चलता हूँ और कोई भी खबर मिलेगी तो आपको फोन पर बताऊंगा। ये कहकर विजय वहां से निकल जाता है और बब्बन के घर की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते में जब वह चल रहा होता है तो कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। तभी विजय पीछे मुड़कर देखता है और कहता है तुम। राहुल कहता है कि हाँ, मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। विजय बोलता है बताओ क्या बात है। राहुल ने कहा कि सर, ये जो बब्बन है इसकी हरकतें अजीबोगरीब हैं। ये घर से निकलने के पहले इधर उधर नजर दौड़ाता है और जब इसको लगता है कि अब सब ठीक है तभी रात को घर से निकलता है और यह किसी से ज्यादा बात नहीं करता, मुझे भी घूर कर देखता रहता है। विजय कहता है कि चलो मोहल्ले वालों से इसकी हिस्ट्री पता करते हैं। राहुल ने कहा ठीक है सर जी, चलिए इसका सारा इतिहास लोगों से पता करते हैं। तभी उन्हें एक ओल्ड मैन जिनकी उम्र रही होगी लगभग 70 साल वह मिलते हैं, जिनका नाम बलवंत सिंह होता है, वह उनको मिलते हैं। विजय कहता है कि प्रणाम अंकल जी, कैसे हो आप। बलवंत जी भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जी बताएं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं आप तो पूछिए। विजय ने कहा कि अंकल जी, आप हमें बब्बन की हिस्ट्री बता सकते हैं। बलवंत सिंह जी कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं। बब्बन अपनी जवानी के दिनों में एक नंबर का बदमाश था। लोगों से मारपीट करना, किसी के घर में चोरी कर लेना और किसी महिला को अपशब्द कहना इसके रोज के कारनामे थे। गांव वालों ने इसकी हरकतों को देखते हुए इसे 20 साल के लिए गांव से निकाल दिया। फिर ये शहर चला गया और वहां इसने किसी का मर्डर कर दिया और फिर इसे उम्र कैद की सजा हुई। अभी यह 1 साल पहले ही शहर से गांव लौटा था। इसकी पत्नी ने किसी सेठ के साथ शादी कर ली थी, वह सेठ भी चल बसा। रज्जो गांव में अकेली रहती थी और अब बब्बन गांव आ गया था तो दोनों साथ में रहते और अपने जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी का कार्य करने लगे थे। गांव वाले उससे डरते थे इसलिए कोई उससे बात नहीं करता था, इसलिए किसी ने उसे उसकी बीवी के सेठ के साथ शादी के बारे में नहीं बताया था। कुछ दिन पहले ही बब्बन को पता चला कि उसकी बीवी रज्जो ने उसके शहर जाने के 1 साल बाद ही शादी कर ली थी। अब तो बब्बन का खून खौल उठा था, आए दिन उसके घर में झगड़े होने लगे थे और अब वह फिर से शराब पीने लगा था। उसकी पत्नी की उम्र अभी के समय रही होगी 55 के आसपास और बब्बन की उम्र रही होगी 65 के आसपास, लेकिन बब्बन अभी भी किसी पहलवान की कद काठी का लगता था और वह लगभग 6 फीट लंबा और मजबूत इंसान था। मुझे तो लगता है कि उसने ही ये सब मर्डर किए हैं क्योंकि वह अपनी पत्नी से नफरत करने लगा था और शायद हर 50 साल से ऊपर की औरत से, इसलिए उसने इन घटनाओं को अंजाम दिया था। विजय कहता है कि बहुत बहुत थैंक्स अंकल जी, आपने तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। इसके बाद विजय और राहुल ने बलवंत जी से विदा ली और बब्बन को पकड़ने के लिए उसके घर की तरफ चल दिए। बब्बन अपना सामान पैक कर भागने की तैयारी कर रहा था कि तभी विजय, राहुल और 2 गांव वाले रमेश और सुरेश ने मिलकर उसको पकड़ लिया और थाने ले आए। तब बब्बन ने पूछताछ के दौरान बताया कि जब मैं शहर पहुंचा तो मुझे काम नहीं मिला। फिर मैंने एक दुकान में चोरी की और वहां के गल्ले पर हाथ साफ किया। इस तरह मैं हर 2 दिन में चोरी की वारदात को अंजाम देने लगा। अब शहर की पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी थी तभी फिर एक दिन एक शख्स ने मुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया। मेरी उससे झड़प हुई और मैंने उसे चाकू से मार डाला। फिर आसपास के लोगों ने मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
तब मुझ पर मुकदमा चला और मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसको काटने के बाद लगभग 1 साल पहले मैं गांव लौटा था। मैं और मेरी पत्नी अब साथ में थे और दिन ठीक ठाक गुजर रहे थे कि तभी अभी कुछ दिन पहले मुझे एक शख्स ने मेरी पत्नी की सेठ के साथ हुई शादी के बारे में बताया और शादी के फोटोज और वीडियोस भी दिखाए, जिसे देखकर मेरा खून खौल उठा और एक दिन मौका देखकर मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और फिर मेरे अंदर एक सन की मानसिकता ने घर कर लिया था। मेरे ऊपर हर 50 साल से ऊपर की महिला की हत्या करने का जुनून सवार हो चुका था और उसके बाद मैंने 2 और मर्डर को अंजाम दिया। ये मेरी पूरी कहानी थी जो कि मैंने आपको सुना दी। राज कहता है कि तुमने यहाँ 3 लोगों का मर्डर किया है, तुम्हें तो केवल फांसी होगी, और यह कहकर उसको लॉकअप में डाल दिया जाता है। इस तरह से इस सीरियल किलर की गिरफ्तारी पूरी हो जाती है। अब राज नए केस के लिए तैयार रहता है। राज के थाने में एक मर्डर का केस दर्ज होता है जो कि साहिल, जिसकी उम्र 25 साल थी, से संबंधित था। उसकी हत्या हुई थी और इस सिलसिले में राज की टीम को छानबीन करने मनाली जाना था जहां का वो रहने वाला था। राज विजय और राहुल से कहता है कि कल तैयार रहना, बस से मनाली चलना है और सारे जरूरी सामान अपने साथ रख लो, लंबा सफर है और हमें वहां 4-5 दिन या उससे ज्यादा रुकना पड़ सकता है। दोनों ने कहा ठीक है सर, हम कल के लिए तैयारी करते हैं। राज ने भी शाम को अपनी पैकिंग कर ली थी। फिर उसने सोचा कि थोड़ी देर में साहिल मर्डर केस की फाइल पढ़ लेता हूँ। तब वह फाइल खोलता है, उसमें एक छोटी सी डायरी मिलती है जिसमें साहिल ने अपने बारे में लिखा था जब से वह मनाली से यहाँ आया था। राज उसकी लिखी हुई डायरी के पन्नों को पढ़ने लगता है। इसमें लिखा होता है कि साहिल मनाली से काम की तलाश में 4 साल पहले यहाँ आया था। उसे एक होटल में वेटर की नौकरी मिल गई थी। फिर कुछ दिन पहले वह होटल बंद हो गया था जिससे उसकी वेटर की नौकरी चली गई थी और वह काफी परेशान हो गया था और अपने गांव पैसे नहीं भेज पा रहा था। साहिल के समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब कैसे अपना और अपने परिवार वालों का भरण पोषण कर पाएगा। उसे कुछ काम भी नहीं मिल पा रहा था। एक दिन रात को अपने कमरे में लौटते हुए वह कुछ लोगों को ड्रग्स की सप्लाई करते हुए देख लेता है। तब उसमें से एक शख्स की नजर पर पड़ती है और वह अपराधी उसका पीछा कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साहिल वहां से बचकर भाग जाता है। उसके बाद से साहिल के अंदर उन लोगों का डर बैठ जाता है और वह गांव जाने का प्लान बनाता है। राज को डायरी में बस इतना ही लिखा मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राज के खाने में जहर मिला हुआ पाया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। राज अब फाइल को बंद कर चुका था और अपने कमरे में खाना खाकर सोने के लिए चला जाता है। सुबह उठते ही तीनों बस में सवार होकर मनाली के लिए निकलते हैं। रास्ते भर मनमोहक नजारे, हरे भरे खेत, बड़े बड़े सुंदर से दिखने वाले पहाड़, कल कल बहती नदी, पक्षियों की चहचहाहट और ताजी एवं ठंडी हवाएं उनके मन को आनंद का एहसास दिला रही थी। 12 घंटे यात्रा करने के बाद तीनों मनाली बस स्टैंड पर बस से उतरते हैं और साहिल के गांव के पास एक माउंटेन होमस्टे में रुकने के लिए एक टैक्सी हायर करते हैं। 2 घंटे का सफर था माउंटेन होमस्टे तक पहुंचने के लिए। तभी तेज बारिश होने लगी और शाम के 6 बज चुके थे। उनकी टैक्सी बिना रुके हुए चली जा रही थी, लेकिन बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। आधा रास्ता तय करने के बाद उन्हें कुछ लोगों ने रोक लिया कि आप लोग आगे मत जाए, आगे रास्ता बारिश के कारण ऊपर से मलबा आने के कारण बंद हो गया है। आज रात आपको यहीं रुकना पड़ेगा। तब ड्राइवर कहता है कि साहब अब मेरा हिसाब कर दो, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, मेरी टैक्सी में कुछ दिक्कत आ रही है और आगे रास्ता भी बंद है। यहाँ से मेरा गांव 10 किलोमीटर पीछे है, मैं अपने गांव वापस जाऊंगा। राज ने कहा ठीक है भाई, ये रहे तुम्हारे यहाँ तक पहुँचाने का किराया। तब किराया लेकर वह टैक्सी ड्राइवर वहां से चले जाता है और वह तीनों एक चाय की दुकान पर पहुंचकर बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। तभी चाय वाला कहता है कि साहब, आप लोग लगता है बहुत दूर से आए हैं, आप लोगों के लिए मैं चाय बनाता हूँ और अब तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको रहने और खाने या आगे जाने के लिए। आप लोग घबराए नहीं, नीचे इस होटल के एक टीचर किराए पर रहते थे मगर वह रिटायर हो गए और यहाँ से अपने घर शिमला चले गए। वह कमरा खाली है और उस कमरे में 2 बेड, बिस्तर और सभी चीजों की व्यवस्था भी है और मैं आपके रात के भोजन के लिए गर्मागर्म वेज पुलाव तैयार करता हूँ और रहने खाने पीने का आप लोग 1500 रु दे दीजिएगा। राज कहता है ठीक है। आपने अपना नाम नहीं बताया और कहाँ के रहने वाले हैं? जी मेरा नाम कमल सिंह है और मैं यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर मवाना गांव का रहने वाला हूँ। इस बाजार में मेरा ये एक छोटा सा होटल है। राज ने कहा कि ठीक है, हम लोग फ्रेश होके आते हैं, तब तक आप पुलाव और चाय तैयार कर दो। कमल कहते हैं ठीक है साहब, अभी 15 मिनट में सब तैयार हो जाएगा। वह लोग फ्रेश होके आ जाते हैं और खाना खाकर सोने चले जाते हैं।
सुबह उठकर बाहर का नजारा देखकर राज, विजय और राहुल भाव विभोर हो जाते हैं। राज कहता है कि देखो क्या नजारा है, ऐसा नजारा शहरों में नसीब नहीं हो सकता। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, विजय ने कहा। फिर वो चाय और नाश्ता करने नीचे आ जाते हैं। तभी राहुल कहता है कि कमल जी, आज नाश्ते में क्या बना है? कमल कहता है कि साहब जी, नाश्ते में है आलू और मूली के गर्मागर्म पराठे, अदरक, लहसुन और मिर्च का मिक्स अचार, घर के गाय के दूध से बना मक्खन और अदरक वाली चाय। विजय कहता है कि वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। आपके नाश्ते को देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मेरे पेट में तो कब से चूहे दौड़ रहे हैं। लाओ जल्दी से नाश्ता लाओ, आज तो मैं बहुत सारे परांठों को खा जाऊंगा। उसके बाद वो नाश्ता करके एक टैक्सी कर अपने आगे के सफर को जारी रखते हैं और 45 मिनट के सफर को तय करने के बाद माउंटेन होम स्टे पहुंच जाते हैं। वहां के केयरटेकर पवन सिंह जी उनका वेलकम करते हैं और उनके लिए सबसे बड़े कमरे की व्यवस्था करते हैं। तब थोड़ी देर में राज पवन जी से कहता है कि आपसे मुझे एक बात पूछनी थी। राज ने पवन जी से पूछा कि आप हमें साहिल के बारे में कुछ बताएंगे। पवन जी कहते हैं कि साहिल बहुत अच्छा और मेहनती लड़का था। वह पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार का खेती बाड़ी में भी हाथ बटाता था। फिर एक दिन उसे काम की तलाश में शहर जाना पड़ा और 4 साल पहले वह काम की तलाश में शहर चला गया था। उसे वहां एक होटल में वेटर की नौकरी मिल गई थी और उसकी सैलरी 15,000 रुपीज थी। उस होटल में उसका रहना और खाना फ्री था, जिसके कारण वह अपने घर हर महीने खर्च के लिए 10,000 रू भेज देता था। फिर वह होटल बंद हो गया और उसका काम भी छूट गया। सर जी, एक इस गांव का आदमी गबरू भी उसके साथ शहर गया था। उसका गांव में कोई नहीं था और वह अकेला रहता था। वह आज तक 4.5 साल होने को आए लेकिन गांव आज तक नहीं लौटा। वह बदमाश किस्म का इंसान था। कहीं उसी ने तो साहिल का कत्ल नहीं किया? आप तो उसी को अरेस्ट कीजिए, शायद वही कातिल हो। मुझे तो यही कातिल लगता है। राहुल ने पवन जी से पूछकर गबरू का स्केच बना लिया। फिर वह लोग साहिल के परिवार वालों से मिलकर और जरूरी पूछताछ करके वापस शहर आ गए। राज ने विजय से कहा कि शक की सुई तो गबरू की ओर ही घूम रही है, तुम क्या कहते हो? विजय कहता है कि आप सही कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है। फिर राज कहता है कि विजय, मैं 3 दिन की छुट्टी पर थोड़ा अपने गांव जा रहा हूँ। वहां जाकर थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। तब तक तुम इस केस को हैंडल कर लेना और कुछ पता चले तो मुझे कॉल कर लेना। विजय बोला, ओके सर, डोंट वरी, आप आराम से जाइए और यहाँ की टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। राज वहां से अपने गांव के लिए अपनी कार से निकल पड़ा और वह सामान पैक करके अपने साथ पहले से ही लाया था। राज खुश था कि लगभग 5 साल बाद वह अपने माता पिता और रिश्तेदारों से मिल सकेगा। राज ने अभी तक शादी नहीं की थी। उसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास हो चली थी। वह अपनी कार से गांव की ओर जा रहा होता है कि तभी भयंकर बारिश लग जाती है और राज बोलता है कि अभी गांव पहुंचने में तो 2 घंटे लगेंगे। वह धीरे धीरे सुनसान सड़क पर कार को चला रहा होता है। अकेले होने के कारण उसके मन में कई तरह के सवाल आ रहे थे कि अब आगे क्या होगा, मैं घर कब तक पहुंच सकूंगा। रात स्लोली का की स्पीड करके आगे को बढ़ रहा था। तभी उसे एक लंबा चौड़ा और तगड़ा आदमी दिखा जिसने मास्क लगा रखा था और वह थोड़ा परेशान और थका हुआ लग रहा था। उसने हाथ का इशारा कर उसे रुकने को कहा और राज से कहा कि आगे बारिश के कारण रास्ता बंद है और उसको खुलने में कम से कम कल का पूरा दिन लगेगा। आप मेरे साथ इस जंगल के रास्ते से चलो, वहाँ जंगलात वालों का गेस्ट हाउस है, वहाँ हमें रहने और खाने को मिल जाएगा। वहाँ पहुँचने में 20 मिनट लगेंगे। राज कहता है कि ठीक है, कार में बैठ जाओ, दोनों वहीं चलते हैं। फिर दोनों कार में उस जंगलात के गेस्ट हाउस की ओर निकल पड़ते हैं। राज उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने मास्क क्यों लगा रखा है? तुम इस जंगल के रास्तों में कैसे पहुंचे और इस भयंकर मौसम में यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तभी वह आदमी कहता, मेरा नाम गंगाधर है और मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ और इस क्षेत्र में काम करता हूँ। मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला था कि उस जंगल की सड़क पर बैरिकेडिंग लगा दो और किसी को भी उस पार मत जाने दो, क्योंकि आगे सड़क खराब है। इसलिए मैं वहां 9 बजे तक अपनी ड्यूटी कर रहा था। अच्छा ये बात है, चलो, जंगलात का गेस्ट हाउस आ गया। दोनों कार से उतरकर गेस्ट हाउस पहुंचे। गंगाधर ने एक अजीब सी की से ताला खोला। इसे देखकर राज बोला, ये कैसी चाबी है? ये तो मास्टर की क्लोज्ड लॉक लग रही है, जो चोर अक्सर बाइक के लॉक और घर के ताले को खोलकर चोरी करने के लिए करते हैं। तभी ताला खुलता है तो गंगाधर थोड़ा डरते हुए कहता है कि साहब, ये चाबी मुझे सड़क पर गिरी मिली थी। कभी इसका यूज मैं जंगलात के गेस्ट हाउस को इमरजेंसी में खोलने के लिए करता हूँ, बाकी कोई घबराने की बात नहीं है।
असल में यहाँ के केयरटेकर की 2 दिन से तबीयत खराब है और इस गेस्ट हाउस की चाबियां उसी के पास है और उसका घर यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। इसलिए मजबूरी में इस चाबी से यहाँ खोलना पड़ा। एक दिन की ही बात है, कल तो आप चले ही जाओगे। राज को इस आदमी पर शक होने लगता है कि कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है। फिर राज कहता है कि कोई बात नहीं है, अभी तो मैं नहाने जा रहा हूँ, फिर कुछ खाने का देखना गंगाधर। कहते हुए राज नहाने चला जाता है। गंगाधर ने तब तक चाय और ब्रेड ऑमलेट दोनों के लिए तैयार कर लिया था। राज नहाकर आ चुका था, फिर दोनों ने चाय पी और ब्रेड ऑमलेट खाया। तब राज ने वहां रेडियो रखा था, उसको मौसम की जानकारी लेने के लिए चालू कर दिया। उसी न्यूज में आगे जानकारी दी गई कि एक खूनी जिसका नाम गबरू है, जो शहर में 4 मर्डर कर चुका है और गांव के पास के जंगलों में कहीं छुपा है, उसका पता देने वाले को 1 लाख रू इनाम के तौर पर दिए जाएंगे और उस शख्स का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। सभी से विनम्र अनुरोध है कि सतर्क और सावधान रहें। इतना सुनते ही गंगाधर रेडियो को उठाकर जमीन पर फेंक देता है, जिससे रेडियो टूट जाता है। फिर वह जोर से हंसने लगता है कि हा 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 हा, और कहता है कि मुझे पकड़ने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। वह राज से कहता है कि इंस्पेक्टर, मैंने तुम्हें पहचान लिया था, तुम्हारी तस्वीर अक्सर अखबारों में छपती रहती है। इस बार तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हारा कत्ल करूंगा। और उसने रिवाल्वर राज की ओर तान दी और फिर राज ने कहा कि तुम ही गबरू हो। उसने जवाब दिया कि हाँ, मैं ही गबरू हूँ और मैंने ही साहिल को मिलाकर कुल 5 लोगों की हत्या की है और अब तुम्हारा नंबर भी आ सकता है, इसलिए ज्यादा होशियारी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जैसा मैं कहता रहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा भी मर्डर भी मेरे ही हाथों से होगा। राज ने चालाकी से काम लिया और बोला कि अरे गबरू भाई, तुम सही कह रहे हो, अब मैं तुम्हारी बात ही मानूंगा और जैसा तुम बोलोगे वैसा ही मैं करता रहूंगा। गबरू बोला, समझदार आदमी मालूम पड़ते हो और मौके की नजाकत को देखकर तुरंत फैसला लेते हो। राज ने कहा, थैंक्स जी। गबरू ने उसके सामने से रिवाल्वर अब हटा दी थी और दरवाजे पर ताला मारकर चाबी छुपा दी थी। राज की आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और गबरू के पास रिवाल्वर थी, जबकि राज तो छुट्टी पर था तो उसके पास रिवाल्वर नहीं थी। इसलिए उसने सोचा कि अभी गबरू से उलझना ठीक नहीं है और मौके का इंतजार करना होगा। फिर थोड़ी देर बाद गबरू कहता है कि चिकन बिरयानी खाओगे, मैं बनाकर लाता हूँ। कल आते वक्त मैं 1 किलो चिकन लाया था, वो रेफ्रिजरेटर में पड़ा है। राज कहता है, व्हाई नॉट। फिर गबरू ने ऐसी चिकन बिरयानी बनाई कि राज ने सब थाली से साफ कर दिया और गबरू ने भी पूरा पतीला साफ कर दिया। फिर गबरू ने कहा कि ऊपर 2 कमरे हैं, एक में तुम सोना और दूसरे में मैं सोऊंगा। फिर राज के कमरे में जाने पर गबरू ने बाहर से ताला लगा दिया और कहा कि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना, मैं तुम्हारे बाजू वाले कमरे में सो रहा हूँ। राज ने सोचा कि ये तो मुझे बहुत शातिर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि आज तो चोर ने पुलिस को ही लॉक अप क्लोज लॉक में डाल दिया हो। लेकिन इसका कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। राज का फोन स्विच ऑफ हो रखा था और उसका चार्जर तो गाड़ी में ही छूट गया है, अब वह किसी से भी संपर्क नहीं कर पाएगा। इन विचारों में खोते हुए वह सो जाता है। अगले दिन गबरू सुबह उसके लिए चाय बनाकर लाता है और कहता है, उठो इंस्पेक्टर साहब, मैं तुम्हारे लिए चाय और बिस्कुट लाया हूँ। राज कहता है, धन्यवाद जी। गबरू कहता है कि आपकी आंखों को मैंने पढ़ लिया है, आप किसी तरह यहाँ से मुझे पकड़कर ले जाना चाहते हैं। तभी राज कहता है कि अच्छा गबरू, ये बताओ तुमने 5 लोगों का कत्ल क्यों और कैसे किया। गबरू कहने लगा कि चलो आज बता ही देता हूँ तुम्हें कि उन 5 लोगों को मैंने क्यों और कैसे मारा। उनमें से पहला था साहिल। वह अच्छा इंसान था, लेकिन उसमें काफी ईगो आ चुका था और वह बार बार लोगों के सामने मेरी इंसल्ट किया करता था। एक दिन उसने 2 औरतों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी तो गुस्से में मैंने चाकू मारकर साहिल की हत्या कर दी और फिर मैं अंडरग्राउंड हो गया। उसके बाद मैंने एक कंपनी में हेल्प का काम शुरू किया और वहां के सुपरवाइजर ने मेरे ऊपर कंपनी से सामान चोरी करने का इल्जाम लगा दिया और मुझे कंपनी से निकलवा दिया और मेरी 2 महीने की तनख्वाह भी मुझे नहीं दी थी। इस बात के लिए मैंने आप देखा न ताव और उस पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। तीसरा मेरा शिकार बना मकान मालिक सुदीप। उसने पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर दिया था और मुझे मेरे कमरे से सबके सामने गुंडों से पिटवाकर और धक्का मारकर वहां से भगा दिया था और मेरा सारा सामान भी अपने कब्जे में ले लिया था। इसी के कारण मैंने रिवाल्वर से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मेरा चौथा शिकार था हरिया। उसने आज से 10 साल पहले मेरे गांव के घर पर लूटपाट की थी और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की हत्या कर शहर भाग गया था। एक दिन शहर में ये मेरे हाथ लग गया था, उस दिन इसके सर पर लोहे की रोड से वार कर इसका मर्डर कर दिया था मैंने। 5वां और आखिरी कत्ल मैंने किया बसंती का।
मेरी पत्नी की मौत के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया था और एक साथी की अपने जीवन में मुझे तलाश थी। तभी मेरी जिंदगी में बसंती आई और वह मुझसे काफी घुल मिल गई। मुझे कब उससे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। हम रोज नदी के किनारे शाम को मिला करते थे। उसके लिए मैं अपनी कमाई से बचाकर कुछ न कुछ तोहफा लाया करता था। हम संडे को सिनेमाघर में मूवी देखने भी जाते थे। कभी किसी मेले में घूमने के लिए चले जाते थे। इसी तरह दिन गुजरने लगे। तभी एक दिन एक आदमी राजू हमारे मोहल्ले में रहने के लिए आया। ये सब मैं इंस्पेक्टर साहब आपको शहर की बातें बता रहा हूँ। राजू ने बसंती पर अपना जादू कर दिया था। अब वह मुझसे दूरी बनाने लगी थी और बसंती अब छुपकर राजू से मिलने लगी थी। उन दोनों की उम्र लगभग एक समान 25 साल के आसपास थी। इसलिए उन दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण स्वाभाविक था। मेरी उम्र बसंती से 12 साल ज्यादा थी। इसलिए अब वह मुझसे दूर जाने लगी थी और राजू के साथ ही अपना समय बिताना उसको अच्छा लगने लगा था। एक बार राजू बसंती और उसकी मां को लेकर अपने गांव चला गया। मैं भी वेश बदलकर उनका पीछा करते हुए राजू के गांव पहुंच गया। वहां जाकर मुझे सारा माजरा समझ में आ गया था। राजू और बसंती वहां मंदिर में शादी करने वाले थे। इसका पता लगते ही मेरा खून खौल उठा और मैंने मौका पाकर बसंती का तलवार से खून कर दिया। इसके बाद मैं वहां से भागकर छुपता हुआ यहाँ पहुंचा और मैंने उस आदमी से दोस्ती कर ली जो इस गेस्ट हाउस में काम करता है। फिर आपसे मुलाकात हुई। तभी गेस्ट हाउस का दरवाजा खुलता है और विजय, राहुल और गेस्ट हाउस का कर्मचारी तीनों ताला खोलकर अंदर घुसते हैं। तभी राज बड़ी फुर्ती से गबरू की रिवॉल्वर छीन लेता है और कहता है, हैंड्स अप, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया और तुम्हारा बयान मैंने अपने मिनी रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। तभी विजय गबरू को हथकड़ी पहना देता है और उसको पकड़कर वो थाने ले जाते हैं। फिर गबरू पर 5 कत्ल करने का केस चलता है और उसे कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा दी जाती है और इस केस का दी एंड हो जाता है। राज और विजय थाने में बैठकर काम कर रहे थे। तभी एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल रही होगी वो भागते हुए थाने पहुंची। वह काफी डरी और सहमी हुई लग रही थी। राज ने पूछा, कौन हो तुम और क्या कहना चाहती हो? सारी बातें तफसील से हमें बताओ, हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। तभी विजय ने कहा, लो पानी पी लो, तब बताना हमें कि तुम्हारी स्टोरी क्या है। उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम रोजी है और मैं राजापुर मोहल्ले में रहती हूँ। कल हम 5 फ्रेंड जिसमें टोनी, मैक, सनाया, राज और मैं एक घनघोर जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए गए। ये जंगल काफी घना, डरावना और शापित है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में कभी नहीं जाना चाहिए। यहाँ 5 लोगों को पुराने जमाने में आज से 400 साल पहले किसी राजा के सैनिकों के द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। उसके बाद कई लोगों ने बताया कि जो उस जंगल के बगल वाली सड़क से गुजरता था उसे उस जंगल से रोने की और डरावनी आवाजें सुनाई देती थी और कुछ लोग उस हॉन्टेड जंगल में उन चीजों का पता लगाने अंदर गए, फिर लौटकर वापस नहीं आए। लेकिन सर, हम पांचों मॉडर्न थिंकिंग वाले लोग हैं, हमें ABCD से डर नहीं लगता। विजय कहता है कि ABCD क्या है? रोजी ने कहा कि A फॉर आत्मा, B फॉर भूत, C फॉर चुड़ैल, D फॉर डायन। विजय ने कहा कि अच्छा जी, ये है फुल फॉर्म ABCD का। फिर रोजी कहती है, हम लोग कार पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़े। हमने जंगल के भीतर एंटर ही किया था कि तभी मौसम ने करवट ली और आसमान गरजने लगा, चारों तरफ अंधेरा छाने लगा और जंगल से पेड़ के पत्तों की हवा से आपस में होने वाली सरसराहट, बिजली का चमकना, भेड़िए की डरावनी आवाजें निकालना और एक काली और एक सफेद बिल्ली का हमारी गाड़ी के आगे के शीशे पर पंजे मारकर अपनी खतरनाक आवाज निकालकर हमारी तरफ घूरना, इन सब चीजों को देखने और सुनने के बाद हमारे होश उड़ गए। ऊपर से वो शैतान टोनी हमारे सामने चुड़ैल और भूतों की कहानी सुनाकर खुद मजे ले रहा था और हमें डराकर उसने पागल बना रखा था। कुछ दूर आगे चलने के बाद हमारी कार भी खराब हो गई थी। अब हम और भी डर गए थे। बहुत तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी। हमने कुछ देर कार में ही वेट करने का डिसीजन किया। थोड़ी देर में बारिश बंद हो गई। तब राज ने कहा कि फ्रेंड्स, यह अच्छी जगह है, यहाँ हम 2 टेंट सर्कस सोने के लिए लगा लेते हैं। एक टेंट में सनाया एंड रोजी और एक टेंट में टोनी, मैक एंड आई तीनों सो लेंगे। फिर हमने मैगी और कॉफी बनाए और सब खाना खाकर सो गए। रात को बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मेरी नींद खुल चुकी थी। मैंने बाहर देखा तो मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जिसके बाल खुले हुए हैं और जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई है और उसकी नाक बहुत लंबी है और वह अजीब आवाजें निकाल रही है, हमारे टेंट के सामने खड़ी है। तभी वह हमारे टेंट की तरफ बढ़ी तो मैंने हल्ला करके सबको उठा दिया। सबकी डर के मारे बोलती बंद हो गई थी और सभी लोग कांप रहे थे। उस औरत ने कहा कि
मैं एक चुड़ैल हूँ, तुम में से कोई मुझसे नहीं बच पाएगा और मैं सबको मारकर सबका खून पी जाऊंगी। फिर वो अजीब तरह से हंसी अंडस्को ही हु हा हा हा। आज इंसान का मीट खाकर और खून पीकर मेरी बहुत दिनों की भूख मिट जाएगी। फिर उसने एक एक कर मेरे चारों दोस्तों को मारकर खा लिया। मैंने एक ताबीज पहना हुआ था और मेरे हाथों में लोहे की रोड थी, जिसके कारण वह मुझे कुछ नहीं कर पाए और मैं वहां से भागकर आ गई। विजय ने पूछा कि ताबीज कहाँ है, तब रोजी ने कहा, भागते समय वह ताबीज मेरे हाथों से छूटकर जंगल में कहीं गिर गया। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे दोस्तों के कातिल को किसी भी तरह दुनिया के सामने एक्सपोज करो, मैं अपने और अपने दोस्तों के घर वालों को क्या जवाब दूंगी। मुझे तो अभी से बुरे ख्याल आ रहे हैं कि मैं अपने मोहल्ले में जाकर लोगों के सवालों का आंसर कैसे दूंगी। अब आप ही हमारी रिपोर्ट लिखिए और उस कातिल चुड़ैल को पकड़िए। राज कहता है कि पहले आपके और आपके दोस्तों के माता पिता को बुलाकर उनसे इस विषय पर बात करेंगे। विजय ने टोनी, मैक, राज, सनाया और रोजी के फादर को थाने बुलाया और फिर उन्हें रोजी के बताए गए घटनाक्रम को बताया। सब फूट फूट कर रोने लगे। तब इंस्पेक्टर राज ने कहा कि घबराए नहीं, हमारी सांत्वना आप लोगों के साथ में है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी असली गुनहगार होगा वो जल्दी ही सलाखों के पीछे होगा और उसको फांसी ही होगी। फिर उन पांचों के परिवार वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। राज ने कहा कि रोजी, जब तक इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती है, तब तक तुम इस शहर के बाहर नहीं जाओगी और अगले एक हफ्ते तक हमारे थाने के कांस्टेबल हरी सिंह आपके घर में आपकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। ठीक है सर। फिर रोजी कांस्टेबल हरी की मोटरसाइकिल में बैठकर उनके साथ अपने घर को चली जाती है। राज विजय से कहता है कि व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट इन दिस केस। विजय कहता है कि सर, मुझे तो ये लग रहा है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। पहले तो ABCD का जो रोजी ने फुल फॉर्म बताया था वो चीजें आजकल के जमाने में तो होती नहीं है, और फिर उसने वो ताबीज भी हमें नहीं दिखाया और झूठ बोल दिया कि वह ताबीज रास्ते में गिर गया है। राज कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो कि वह झूठ बोल रही है, इसलिए मैंने वो कांस्टेबल उसके घर पर नजर रखने के लिए उसके साथ भेज दिया है, जो कम से कम एक हफ्ते उसके घर पर रहकर उसके और उसके घर वालों पर नजर रखेगा। हमें अब कल उस घनघोर जंगल में जाना है और पता लगाना है कि सही में माजरा क्या है। सब कल तैयार रहना उस घनघोर जंगल में जाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।